नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में और प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरिकृष्ण शुक्ला जी। हरिकृष्ण शुक्ला इस समय भारतीय जनता में खासी राजनीति कर रहे हैं और सक्रिय रूप से यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और संभावित उम्मीदवार भी प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो सीधे रूबरू करवाते हैं आपको हरिकृष्ण शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका लोक टीवी में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप तो लोगों के लिए न्यू हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और किस विजन के साथ पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए और किस तरीके से आज आप यहाँ पर हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जमीनी रहे हैं। हम एक लालापुर आपको 12 तहसील में छतहरा गांव है। हम लोग गांव के एक आम नागरिक जो लोएस्ट पोर्शन में होता है हम वो रहे हैं। हम लोग फीस के लिए पढ़ाई के समय स्ट्रगल किया करते थे। 12-15 किलोमीटर पैदल जाते थे, 12-15 किलोमीटर पैदल आते थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के भी प्रॉपर संसाधन नहीं थे। निश्चित है कि मेहनत की कोई शानी नहीं है। हम लोगों को पढ़ाया जाता था हमेशा से कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात कोई सोचने से कोई कार्य नहीं सिद्ध होता, प्रयास करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। संघर्ष में विश्वास, संघर्ष टोटल। हम उस समय अपने पढ़ाई के दौरान भी 16-16, 17-17 घंटा पढ़ाई करते थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स में हमारी पहली पोजीशन आई। पूरे इंडिया में मेरी पहली पोजीशन रही एयरफोर्स में। हमने 15 साल ज्वाइन किया, सर्विस किया एयरफोर्स में, पूरे देश का अपने भ्रमण किया। उसके बाद मुझे लगा मैं एक आध्यात्मिक टाइप रहा हूँ आदमी। तो मैं जब सर्विस करता था तो कई मंदिर से, इस समय राम मंदिर आंदोलन चले 90 के दशक में, तो हम दिल्ली में स्वयं पोस्टेड थे। तो हमने पूरे राम मंदिर में, चूंकि आध्यात्मिकता मेरे जड़ में थी, हमने आपका दिल्ली में पिंटो पार्क में कृष्णा मंदिर का निर्माण कराया और उस समय ही हमने सारे कार सेवकों को पूरी संरक्षण दिए और पूरी उनकी व्यवस्था कराए, सर्विस में रहते हुए भी। सर्विस के दौरान भी आप? सर्विस के दौरान एकदम। उसके बाद हम वहां से 94 में आ गए तो छिवरा यहाँ पड़ता है लालापुर में, एक बहुत बड़ा यज्ञ कराए थे हम, जिसमें 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे। क्योंकि ये ब्राह्मणों का इलाका है, धार्मिक लोगों का इलाका है, तो यज्ञ आदि एक संगठित करने का तरीके होते हैं। उसके बाद लालापुर मनकामेश्वर मंदिर 97 में मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया। पहले लोग 500 जाते थे, अभी कल महाशिवरात्रि थी परसों, लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ थी। ऐसी भीड़ कल्पना नहीं की जा सकती। ये हमारा एक प्रयोग था कि हमने उस समय करीब 22 लाख रुपए 97 में लगवाए थे सब लोगों के सहयोग से और मंदिर को डेवलप कराया था, लालापुर का मनकामेश्वर मंदिर। आज हम उसका परिणाम देखते हैं कि 5 लाख लोग आए और करीब 50 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से डेवलप कर चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था डेवलप हो चुकी है और कहीं न कहीं जमीनों का रेट 20 गुना बढ़ चुका है। तो हम कहीं न कहीं, अच्छा जैसे हम यहाँ रहते थे तो यहाँ जैसे बाढ़ आती थी तो बाढ़ के लोगों को, उनको पूरा एक महीना हम रिहेबिलिटेशन कराते थे। मतलब सामाजिक गतिविधियां हम कराते रहते थे। अध्यात्म, इसके पहले की आपकी जो पहचान थी वो धार्मिक व्यक्ति के रूप में टोटल, लेकिन आज आपकी पहचान बदल चुकी है। देखिए, मैंने आपको एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में, मैंने 90 में सूर्य की साधना की थी और सूर्य की साधना का एक परिणाम है कि सूर्य संयमेन भुवनस्य ज्ञानम। अगर आपने सूर्य की साधना की तो ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। लोग उसको ज्योतिष कहने लगते हैं, मूलतः ये ज्योतिष नहीं है। किसी भी व्यक्ति का देख करके सब कुछ पता करना, ये सूर्य के संयम, सूर्य के साधना के कारण ये हुआ। अभी क्या हुआ, जैसे आपका अभी करीब 4-5 सालों से मैंने देखा कि हमारी योगी सरकार आई। पहले लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब थे, क्रिमिनलों के अड्डे थे। पूरा शहर में, मेरा अशोक नगर में घर पड़ता है, सारी दुनिया मुझे आती है, लोग ज्योतिष पूछते हैं, अध्यात्म पूछते हैं और बड़े पवित्रता से लोग हमको पूरे देश में लेते हैं। 40 कंट्री का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह मेरे प्रयागराज की तरह ही सारा वातावरण है। सारी दुनिया मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं, ये मैंने देखा है। जब से हमारी ये योगी सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त हुआ, तब हम लोगों का मन करने लगा कि प्रयागराज नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छी जगह है। नॉर्थ इंडिया में प्रयागराज से सुंदर कोई जगह है नहीं, ये तीर्थराज प्रयाग है। धीरे धीरे इस पर हम साउथ इंडिया को टैकल नहीं कर पा रहा है प्रयागराज नहीं, साउथ इंडिया क्या, पूरे विश्व का ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, यहाँ से गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। एक त्रिकाल दृष्टा तुलसीदास जी थे, उन्होंने यहाँ पर ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर कहा है कि जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें तो पूरे आव सब कोई,
पूरे विश्व को लोग यहाँ पर आएंगे तो उनका आत्म कल्याण, बौद्धिक कल्याण और हर तरह की तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। तो प्रयागराज इसी की भूमि है। कहीं न कहीं इससे मैं कनेक्टेड रहा। लेकिन जैसे ही हमारी योगी सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ, जो क्रिमिनलों का वर्चस्व था, सपाइयों के द्वारा एक गुंडों का शासन था पूरी तरह से, जहां हम लोग सज्जन आदमी थे, फिट नहीं हो पा रहे थे। आज जैसे ही हमारी सरकार आई, तत्काल हम अपने संसाधनों का प्रयोग। अच्छा शुक्ला जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो वो तो ऑलरेडी कॉन्शियस है धर्म को लेकर के। आप किस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और आज उससे सांसद के उम्मीदवार भी? देखिए, अब हम भारत में रह रहे हैं, आपका 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, पूरी क्रिश्चियनिटी है, हर जगह लोग धर्मों को एक संगठित करने का अपना माध्यम बनाए। तो भारत क्यों धर्मनिरपेक्ष रहे भाई? यहाँ तो हमारी वैदिक काल सभ्यता है, सारे धर्मों का उदय भारत से हुआ है। 17,000 वर्ष पहले के हमारे ऋग्वेद के ग्रंथ हैं, ऐसी पूर्व ग्रंथ किसी में आई नहीं है, और सबको स्वतंत्रता पूर्वक लिखने का अधिकार था। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैसे मान लीजिए कुछ मुस्लिम अटैकर्स आए, हमारे धर्म स्थानों को उन्होंने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन सब लोगों ने डिस्टर्ब किया। कहीं न कहीं 9 साल से हमारी एक देश प्रेमी सनातनी सरकार, आप देखिए 1988 में जब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा चलाया, यहाँ पर कांग्रेस कितने 70 सालों से हिलाहवाली कर रही थी। नॉर्मल जैसे ही आजाद हुआ, राम मंदिर हमारा बन जाना चाहिए था, सारे साक्ष्य हमारे पास थे, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण के लिए इसको लटकाए रहे। हमारी सरकार आई, प्रॉपर उन्होंने काम किया, जो हमारे धर्म स्थलों पर, जो हमारी एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, मनुष्य बुद्धि से पहचाना जाता है। और हम वो लोग हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वेद पुराण उपनिषद हमारे सप्तर्षि रहे हैं, ऋषि रहे हैं, भगवान बुद्ध की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है। अब जब अनादिकाल से एक पवित्र लोगों का इतिहास रहा है, तो उनके जो अवशेष हैं, उनके जो प्रतीक हैं, इसी को तो हमारी संस्कृति को डैमेज करने के लिए, भारत को गुलाम करने के लिए इन्होंने पहले इसी को डैमेज किया। आज तो भारत गुलाम है नहीं। हमारी सरकार ने कहा गया है राम से अधिक राम कर नामा। हमारी सरकार ने 88 में राम मंदिर आंदोलन चलाया, और आज देखिए पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हमारे बाबा थे, राम का नाम लेते हुए मरे, राम हमारे रोम रोम में है, भारतीय संस्कृति में है, तो राम मंदिर आज बन चुका है। कहीं न कहीं हमारी जो प्राचीन धरोहर है, हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, वो पुनः ये पार्टी उसको लेकर के अपने गौरव को लेकर चल रही है। निश्चित है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश प्रेमी पार्टी है, और देश की संस्कृति से इनका लेना देना है। डीएमके के एक लीडर का बयान आया कि भारत को हम राष्ट्र नहीं समझते, उपमहाद्वीप है भारत, यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियां हैं, क्यों हम भारत माता कहें? देखिए, कहीं न कहीं ये मानसिक रोगी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कुबड़ी की तरह बुद्धि है इनकी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक होता है उदार चरित्र, जो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की पहचान तो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो हमारे मोदी सरकार की नीति है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र को, अपनी संतानों को, अपने परिवार को, अपने आप के अलावा, ये मूलतः जैसे हमारे थे आप हिरण्यकश्यप थे, आसुरी शक्ति वाले आदि के। ये दुनिया 2 तरह की शक्तियों चलती है, दैवी संपदा के लोगों के द्वारा और आसुरी संपदा के लोगों के द्वारा। तो कहीं न कहीं जो अपने बारे में सोचे, जो अपना हित केवल सोचे, तो ऑटोमेटिकली तमाम जो लिबरल लोग हैं उनकी विचारधारा को निगेट करेंगे। ये लोग वही स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने किया है। बिल्कुल शुक्ला जी, अच्छा आप आने वाले समय में भारत को किस तरीके से, रिलीजियस रूप में किस तरीके से देखना चाहते हैं? एक धार्मिक कंट्री के रूप में जिसमें हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, या फिर एक सेकुलर कंट्री जिसमें पहली बात हमारी विचारधारा ऐसी रही है भारतीय संस्कृति की, एक जब पेड़ कटता है तो हमारे भारत का ऋषि दुखी होता है, आप समझ गए? तो ऐसा संवेदनशील धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्याण की कामना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखता है, स्वस्तिनः इंद्रो, सारे लोग सुखी हों इसकी कामना रखता है, तो इससे दिव्यतम धर्म तो कोई इस विश्व में हो ही नहीं सकता। इस धर्म की शुरुआत 10 सालों से पहले ही फैला था पूरे विश्व में। पहले भी आपका इंडोनेशिया ले लीजिए, हर कंट्रीज में ले लीजिए, बुद्ध की मूर्ति लिखते हैं, रामायण होती है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। आज समझ के साथ जब से मोदी हमारी सरकार आई है, हमारी जर्मनी में शोध हो रहे हैं वेदों पर, अमेरिका में नासा के सामने नटराज की मूर्ति है, और उस मूर्ति के बारे में लिखा गया है कि नटराज अर्थात शिव के कारण ही, उनके डांस के कारण, उनके तांडव के कारण ही सृष्टि सृजन और विनाश होता है। वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं। हमारा धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, गारंटेड। इससे सुंदर धर्म
कोई कल्पना नहीं कर सकता। पशुत्व से मुक्त करने वाला धर्म है और बाकी पशुता की तरफ ले जाने वाले धर्म है। आप समझिए, हम अपने धर्म की बड़ाई नहीं कर रहे, हम संवेदनशील और मानवाधिकार की बात करते हैं। हमारा धर्म कंप्लीट मानवाधिकार की बात। अच्छा शुक्ला, इस बार प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अब की बात 400 पार, उसमें कई सारी चीजें, डेवलप्ड इंडिया विजन @2047 को गिनाया है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों को गिनाया है। तो आपको क्या लगता है? पहली बात हमारी पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय। जब तक अंतिम आदमी का उदय नहीं हो सकता, भारत विकसित नहीं हो सकता। आप हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने घर घर वैन भेजी। जितनी हमारी योजनाएं हैं, आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आप किसानों को पैसा देने की योजना ले लीजिए, आयुष्मान योजना ले लीजिए, जो जनधन योजना है, जो सारी अंतिम आदमी तक हमारा विकास पहुंचे। अब गरीबी दूर हो तभी देश का विकास हो सकता है, बहुत चरणबद्ध तरीके से। 2047 देखिए, जब हम मोदी जी आए थे 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं बन चुकी है। अब निश्चित है 2-3 साल में तीसरी बन जाएगी। और 47 तक जो मोदी जी की संकल्पना और जो नीतियां हैं, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है, यहाँ टोटल ट्रांसपेरेंसी है। 2000 रुपए किसानों के वो खाते में आना है तो अकाउंट में आ जाएगा, सब ट्रांसपेरेंसी है। कोई यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। हमारी सरकार की जो नीतियां, आर्थिक नीति, आध्यात्मिक नीति, सामाजिक नीति, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हम अपने धर्म पर गौरव करते हैं, हम अपने भारत की संस्कृति पर गौरव करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत, पहले ये लोग क्या करते थे, चाइना सारा सामान मंगवा लिए, हमारी कंपनियों को भट्टा बैठ गया, लोन अपने लोगों को दे दिए, लेके भाग गए। आज मोदी सरकार के समय में एक आदमी पैसा लेके भाग नहीं सकता। और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हम लोग पूरे देश से लेके अपना पैसा दे रहे थे, आज हमारे देश में DRDO है, HAL है, सारी मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लगे हैं, आपका मोबाइल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लगे। आने वाले समय में भारत इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है और निश्चित आने वाले समय 2047 में भारत विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा और 50 कंट्रीज में, सैकड़ों कंट्रीज में भारत का शासन होगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। आपका संसदीय क्षेत्र किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा? प्रयागराज का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? देखिए, प्रयागराज तो मैंने कहा ना कि को कह सके प्रयाग प्रभाव प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यहाँ से भगवान दिखता है। अकबर मुस्लिम था, लेकिन यहाँ आके किला बना के रहने लगा था। तो यहाँ पर दिव्य जो ज्योति मिलती है, जो हमें एक रिवील्ड, एक होता है क्वायर्ड नॉलेज, दूसरा रिवील्ड नॉलेज होता है। यहाँ से रिवील्ड नॉलेज उत्पन्न होता है और रिवील्ड नॉलेज के द्वारा जो विजन मिलता है, जितने धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, सबकी रचना इसी रिवील्ड विजन के द्वारा हुई है। दूसरी चीज, हमारा जो यमुना पार का क्षेत्र है, ये पहाड़ी इलाका है। क्या आपका टॉन्स नदी है, बेलन नदी है और तमाम नदियां हैं। पर्यटन की संभावना के साथ, पर्यटन तो बहुत बड़ी चीज है, पर्यटन की संभावना है, लेकिन अभी तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारी संभावनाएं। इसका मूल कारण है 75 सालों में एक भी स्थानीय आदमी चुना ही नहीं गया। एक भी स्थानीय आदमी जो क्षेत्र के लिए, भाई कहने के लिए तो इंदिरा गांधी का एरिया रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। महागरीबों का अड्डा है, आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो एक इंडस्ट्री को, पर्यटन की संभावनाएं हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ से गए हैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम रहा है, चित्रकूट इधर से घूम के ही गए हैं। तो हमारे इलाकों में बड़े सुंदर पर्यटन यज्ञ भूमि रही है। आपका लालापुर मनकामेश्वर मंदिर, गुफाएं हैं। प्रयागराज का विकास स्थानीय व्यक्ति ही कर सकता है 100%। उसको पता है प्रयागराज की महिमा क्या है, प्रयागराज है क्या। बाहरी आदमी तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपना नाम लेकर के चला जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, विवेकानंद कहा करते थे, जब तक आपको गरीबों के लिए आपके अंदर पीड़ा नहीं है, आप दुरात्मा है। हमारा क्षेत्र विकसित होने की 100% संभावना है, लेकिन अभी केवल 5% डेवलप है, क्योंकि इसके लिए किसी ने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि कोई आदमी इनको अपना परिवार मानता ही नहीं। प्रयागराज एक समय ऐसा भी था कि शिक्षा का हब माना जाता था, पूरब की एजुकेशन का हब माना। इसका आज इमिग्रेंट हो रही है, वो सारी चीजें। आने वाले रोजगार के लिए लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, शिक्षा के लिए भी लोग दिल्ली जा रहे हैं। उन सबको कैसे प्रतिस्थापित करें? मैंने कहा ना कि प्रयागराज इससे सुंदरतम भूमि कोई नॉर्थ इंडिया में, हिंदी भाषी इलाके में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक क्षेत्र तीर्थस्थान प्रयागराज, इससे डेवलप्ड टॉप जगह कोई हो नहीं सकती। हमारे पास जल के स्रोत बहुत ज्यादा है, सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, सीमेंट की फैक्ट्रियां लगने की बहुत बड़ी संभावना है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक रत्ती कोई कार्य नहीं हुआ। कला के क्षेत्र में हर जगह देखिए इसकी एकेडमी बनती है,
यहाँ कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं है। केवल कृषि, अभी जैसे हमारा धान का कटोरा है, अभी आप इथेनॉल प्लांट लगा दीजिए, यहाँ किसान धनी हो जाएंगे। यहाँ किसी ने कुछ किया ही नहीं। आप समझ, हमारा इतना की संभावना बहुत सारी है, बहुत तगड़ी एजुकेशन। यहाँ तो केवल पढ़े रहो, ऐसी एजुकेशन है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रयागराज की भूमि ऐसी है, गंगा यमुना के अंदर जो चावल गेहूं उत्पन्न होता है इतना शक्तिशाली होता है कि थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो पूरे विश्व में टॉप करेंगे। इस भूमि का प्रभाव है। अमिताभ बच्चन यही की देन है भाई। पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड मिलेनियम स्टार है वो, आप समझ लीजिए। भारत 6-7 प्रधानमंत्रियों को दिया है, लेकिन जो कर्मठता होनी चाहिए, किसी ने इंटरेस्ट लेकर इसको भौतिक बनाने का प्रयास नहीं किया। पर्यटन के जैसे हमारे गंगा यमुना का संगम है, आप नीदरलैंड में ले लीजिए, उन नालों को चला पर्यटन में बदल करके और भयंकर पैसा कमा रहे हैं। हमारी अमृतमयी जल है, लेकिन हम इसका कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जल बह जाता है, आपको 3-3 नदियां यमुना पार इलाके में, कोई इसके हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। कहीं न कहीं आने वाले समय में इसको हम एक औद्योगिक हब बनाएंगे, एजुकेशन का हब बनाएंगे, गारंटेड है, 100% करेंगे। और पर्यटन और तीर्थशास्त्र हमारा है ये, 40 करोड़ लोग आते हैं यहाँ कुंभ के लिए। अगर 1% आदमी यहाँ 2 दिन भी रुक जाए ना, तो इसकी अर्थव्यवस्था एकदम बदल जाएगी। आने वाले समय में प्रयागराज 100% बढ़ेगा। अभी केवल जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें कम है, इसलिए जमीनों का रेट बढ़ गया है। काम किसी के पास नहीं कर। आपके लिए प्रयागराज के हार्डकोर मुद्दे क्या हैं जिन पर आप अवश्य रूप से कार्य करेंगे? टोटल विकास, विशुद्ध विकास, कोई राजनीति नहीं। जब तक सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी नहीं हो जाती, कोई राजनीति नहीं करूंगा, केवल काम करूंगा। हमारे युवा जो बाहर जाकर के चौकीदारी ये सब कहानी करते हैं, हम किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने युवाओं को, लोगों को यही रोजगार देंगे और डेवलप्ड। आज हमारे गांव में बूढ़े और बच्चे रह गए हैं, कारण कि कुछ है ही नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा ये हमारा जो है औद्योगिक हब बने, यहाँ के लोग यहीं पर एक शहर बने। आप समझ लीजिए। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे जो भी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो इमिग्रेंट कर गई है ही नहीं, केवल बूढ़े बच्चे हैं। जो थोड़ा भी पैसा आया तो नैनी में आ गए, शहर में आ गए, गांव खंडहर हो गए हैं। जबकि बड़ी सुंदर भूमि है, पहाड़ों से रचीली हमारा ये प्रयागराज का। अगर इसका यूज हो जाए ना तो यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। क्यों नहीं आ रहे? कोई लाने वाला है। ऐसा तब होता है जब वहां पे भ्रष्ट शासन तंत्र हो। नहीं, ऐसा नहीं। बिहार की मैं बात करूंगा तो वहां तो सारे भ्रष्ट शासन तंत्र। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत पवित्र सरकार है। किसी ने जो हमारे क्षेत्र को विकसित करने की भावना होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे बाहर के लोग आकर के शासन किए। जैसे हम अपने घर को, भाई हम लोग 0 थे, आज की डेट में सांसद ही लड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। अगर हम अपना काम छोड़ करके, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे जिनको जो करना हो करें। अगर मैं अपने परिवार की तरह यमुना पार और प्रयागराज को लेकर के, जैसे हमने अपने आप को डेवलप किया है, उसी प्रकार प्रयागराज को निश्चित गारंटेड 10 साल 5 साल के अंदर इसको मिनी दिल्ली मुझे बनाना है। आपको मेडिकल क्षेत्र में आज किसी को बीमारी हो जाए, कोई कैटर नहीं हो सकता। आपका स्वरूप प्राणी किसी लायक नहीं है, कोई जाएगा मर जाता है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मैं आपको सरकार के साथ गारंटी देता हूं, मैंने खुद देखा है। अभी शुक्ला जी जो 5 साल बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप 6 महीने बाद बात करिए कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है। 5 साल तो बहुत टाइम होता है। मैं बहुत स्पीडी आदमी हूँ, 16 घंटा पर डे काम करता हूँ। एक रत्ती हम हीला वाली नहीं, कोई झूठ हमको नहीं बोलना, तत्क्षण कार्य करना है। कार्य होगा तभी राजनीति की जरूरत नहीं है, केवल कार्य होने की जरूरत है। जो हमारी जरूरत है, मैंने आपसे कहा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। जब तक प्रयागराज को सबको प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो जाता, जो हमारा विस्थापन हुआ है, जब तक वो लौट नहीं आता, हम चैन की नींद प्रयागराज में नहीं सोएंगे। हम आपको वादा करते हैं, गारंटी करते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए कि मुझे सुनाइएगा आप इसको। बिल्कुल। कांग्रेस अलायंस पर क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस पर देखिए, इनके अलायंस पर जाएंगे तो जितने हैं ये सब कहीं न कहीं परिवारवादी है। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सुनिए, सब परिवारवादी हैं। इनके अलायंस कौन है? ममता बनर्जी, जहां 100-200 करोड़ रुपए नगद पकड़े जाते हैं। आप 20,000 आम आदमी के लिए 20,000 से अधिक नगद आप नहीं रख सकते। 200 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। सपा के लोग 200 करोड़ का 9 में पकड़ा गया है। आप समझ लीजिए, इनका अलायंस किससे है? जो घोर भ्रष्ट, अघोर परिवारवादी, अघोर केवल अपने आप को चढ़ाने वाले हैं। हमारी मोदी सरकार अपने आप को नहीं चढ़ा रही है, वो जनता को धनी बना रही है। ये अपने आप को धनी बना रहे हैं, जनता को लूट करके। ये इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी। इंडिया अलायंस के अभी एक बड़े लीडर से बात कर रहा था, उनका जो मैनिफेस्टो आया उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, जिसमें ये निहित है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे।
उनके डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे। दूसरा, रोहित वेमुला जो वहाँ पे कांड हुआ था हैदराबाद में, उसके नाम से एक उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाएंगे। देखिए, एक तो होता है धर्म नीति, एक होती है धर्म नीति, एक होती है राजनीति। हमारी यूसीसी लागू होना चाहिए, सबका कॉमन सिविल कोड लागू होगा बहुत जल्दी, ज्यादा 1-1.5 साल के अंदर। और यहाँ पर धर्म की बात नहीं, धर्म का है तो आप अपना पाकिस्तान चले जाइए। ये सीए एनआरसी तो अभी तक नहीं लगा, लगेगा, हमारी सरकार आ रही है, सब लगेगा, कोई बात नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, धीरे धीरे जनता को। 2019 से वो रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई। चक्कर क्या है कि ये गुमराह कर लेते हैं ना लोगों को, लोग सच्ची बातें समझ ही नहीं पाते, इतने गुंडे हैं ये, उनको गलत समझा लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मोदी सरकार गारंटेड भारत को सुरक्षित कर रही है, अभी डिफेंस के क्षेत्र में सुरक्षित किया है, और कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई नहीं है, सारे भारतवासी हैं, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, और सबके लिए एक कानून, और सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। कोई जनसंख्या की पहली जरूरत है यहाँ पर जनसंख्या का कंट्रोल होना चाहिए, और सबको जब सारी सुविधाएं सबको दी जा रही है, कोई तुष्टिकरण नहीं किया जा रहा है, तो कानून अलग क्यों होंगे भाई? धर्मों के आधार पर देश का विभाजन, धर्मों के आधार पर भारत पाकिस्तान हुआ था, चले जाना चाहिए तो पाकिस्तान नहीं गए, तो यहाँ भारत का राजतंत्र संविधान चलेगा, धर्म नहीं चलेंगे। जैसे हिंदुओं को कोई धर्म नहीं चलता, वैसे मुसलमानों का भी कोई धर्म नहीं चलेगा, ये हमारी गारंटी है, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा और सस्टेन डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करेगा। आप प्रयागराज, अगर हम अब बातों को कंक्लूड की ओर ले जाएं, तो प्रयागराज वासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयागराज यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मनुष्य जिस चीज की कामना करता है वो उसको प्राप्त होता है। यही आप संगम पर, अगर आप पंडित जी हैं तो टीका लगा कर भी पैसा अपने रोटी चला सकते हैं, मल्लाह हैं तो मछली मार करके भी आप रोटी चला सकते हैं, नाव चला के कर सकते। अर्थात जिस चीज की कामना आप करेंगे, इलाहाबाद अगर आपको मुक्ति भी चाहिए तो ये संगम का क्षेत्र मुक्ति भी दे सकता है। प्रयागराज के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, भौतिक विकास और सामाजिक विकास, और इसके बाद देश प्रेम, आध्यात्मिक विकास, सबकी जगह है ये। इसका गौरव इसको पुनः प्राप्त होगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। आप सोचिए, जिस पुष्पक विमान की जो अपने आप बिना चलाए चलता था, हमारे भरद्वाज ऋषि यहाँ पर 7,500 वर्ष पहले भरद्वाज आश्रम है, इन्होंने इसका विमान शास्त्र संहिता बना दी थी भाई। अभी तो 200 साल पहले हमारा ये आया है पूरे विश्व में जहाज। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिकों की भूमि है, लेकिन आप जिस तरीके से कार्य सोचेंगे आप वही तो बनेंगे। तो ये बहुत बौद्धिक नगरी है, ISPCS की नगरी रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय ये बहुत बड़ी ये स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाली भूमि रही है। आध्यात्म काल में बहुत बड़ी आध्यात्मिक नगरी रही है। अब ये व्यावसायिक हब बनेगा, ये गारंटी ना, सबका संतुलित विकास होगा। और मानवता का सबसे बड़ी जरूरत, जब तक हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं हो जाती, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति उसके बाद होनी चाहिए, तब तक काम होना चाहिए। और हमारी मोदी सरकार केवल काम कर रही है, कोई राजनीति नहीं कर रही है। और एक 9 साल के अंदर एक दाग नहीं लगा सकते हमारे मोदी और योगी के ऊपर। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ट्रेमेंडस हुआ है। इलाहाबाद में भी थोड़ा प्रयासों की कमी रही है, प्रयास होंगे। ये भी हमारा देश की मुख्य धारा में अवश्य आएगा। जो हमारी मोदी जी की संकल्पना है 2047 तक विकसित भारत की, प्रयागराज भी सबसे उच्चतम तरीके से जाएगा, ये मैं देखूंगा। अब मोदी जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। शुक्ला जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रयागराज के संभावित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिकृष्ण शुक्ला जी। प्रयागराज की विभिन्न खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोक टीवी हमारे साथ।